हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज बाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 का है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बिफोर दिस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके। कैसे पढ़े थे, याद आ रही वाली बात? हम लोगों ने देखा था कि वी डिराइव्ड द ओम्स लॉ, वी केम टू ओम्स लॉ फ्रॉम I is equal to VD E N A। इससे हम लोगों ने कहां पहुंचे थे कि हम लोग जाने थे कि V अपॉन I इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ रहा था। क्या आ रहा था? M इंटू L अपॉन N E टाउ A, ये आता था, isn't it? V अपॉन I इज इक्वल टू, ये आ रहा था। ये वाला डेरिवेशन हम लोग इसके पहले कर चुके, इस लेक्चर के पहले। तो V अपॉन I आता था M इंटू L अपॉन N E टाउ A, जिसमें से V था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। याद आ रही होगी बात? ऐसा ये था लेंथ ऑफ कंडक्टर L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट फ्लो हो रहा था वो I था, ठीक। और m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इसके अंदर की बात थी, मटेरियल के अंदर की बात थी, ठीक। ये मिला था। ये क्या था? ये तो सारे कांस्टेंट है भाई, ये कंडक्टर के लिए। तो ये बन जाता था R, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। यही बताता था ओम्स लॉ कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and the current flowing through the conductor is constant for the given conductor at particular temperature and constant physical state। मतलब टेम्परेचर अगर इसका कांस्टेंट रहे और फिजिकल स्टेट लंबाई चौड़ाई इसका एरिया कम ज्यादा ना हो, तो ये V अपॉन I कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ऐसा बताया ओम्स लॉ में। मगर आगे जाके पता चल रहा है हमें आज जो हमने पढ़ने वाले लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में, कि ये ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ का मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। आप बताने का कारण ही यही है कि ये जो लॉ है ये फंडामेंटल नहीं। फंडामेंटल मतलब हर जगह क्या लगा सकते हैं फंडा हम लोग? नहीं, कहीं कहीं नहीं लगा सकते। कहां नहीं लगा सकते? तो चलो वो देखते हैं, limitations of Ohm's law। तो पहला लिमिटेशन है एट हाई करंट, मतलब when the current is going to be high, when the value of current is going to be high, then Ohm's law is not going to be valid over there। मतलब Ohm's law वहां पे वैलिड नहीं रहेगा। देखो कैसे, चलो मैं एक ग्राफ बनाता हूं। एक्सपेरिमेंटली मैंने ग्राफ बनाया, एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ बना है कि मान लो एक्स एक्सिस में हम लोग V को दिखा रहे, वाई एक्सिस में V को, और आई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में करंट को। तो सी व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्राफ इज बीइंग मेड एक्सपेरिमेंटली। तो पता चलता है कि कुछ देर तक, कुछ करंट की वैल्यू तक तो लीनियर जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब क्या हुआ? देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ में होता क्या है, देखो ये किसी एंगल में जा रहा है, थीटा डिग्री में जा रहा है मान लो। तो यहां भी मैं अगर यहां भी बनाऊं तो यहां भी थीटा है। जहां जहां पर ये एंगल थीटा कांस्टेंट है, एंगल थीटा एक जैसा है, वहां पर हम बोलेंगे इसका स्लोप। याद आ रही है स्लोप की बात? स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा को देखो, यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? कहीं भी मैं एक वैल्यू बनाने के लिए इसको बनाता हूं, यहाँ पे पता चलेगा ऐसा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, यानी V की वैल्यू V1 V2, और ये होगा I1 I2, है ना। बेस परपेंडिकुलर, यानी कि एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस और एक प्रकार का डिफरेंस इन I। मगर यहां पे पता चल रहा है कि जो चेंज हो रहा है वो थीटा सेम है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू सेम है, इसीलिए बोलूंगा कि ये कांस्टेंट है। और
अपने को मालूम है कि यहाँ पे V अपॉन आई क्या होता है, R कांस्टेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मगर कुछ देर स्ट्रेट लाइन जाने के बाद में जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती, करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तब पता चलता है कि जैसे स्ट्रेट जाना था वो अब स्ट्रेट ना जाकर थोड़ा स्लोप चेंज हो गया। उसका स्लोप चेंज हुआ मतलब हमारा ओम्स लॉ तो फिर गलत हो गया, वहां पे ओम्स लॉ गलत हो गया ना। देखो स्ट्रेट रहता V अपॉन आई शुड बी कांस्टेंट, ओम्स लॉ बोल रहा है, विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट हियर इट इज चेंजिंग when the current is getting high at high current। ये हुआ पहला लिमिटेशन। आसान है, याद रहेगा। चलो देखते हैं दूसरा लिमिटेशन। ओम्स लॉ का दूसरा लिमिटेशन है when change in current depends on change in polarity of potential difference। ये क्या बात हुई, ये इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से इसी साल पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर में। इसका मतलब ये जो भी बात हो रही है वो होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर। चलो देखते हैं कैसे, ग्राफ के थ्रू। अब हम लोग जो भी ग्राफ बनाते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। तो चलो मैं एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन ग्राफ बना रहा हूं जिसमें मैं करंट को अब आई एक्सिस वाई एक्सिस में ले रहा हूं और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस में। ठीक, तो इधर V है, पोटेंशियल पॉजिटिव तरफ नेगेटिव तरफ, करंट पॉजिटिव तरफ नेगेटिव तरफ। हाँ, ये करंट जो है ना ये मिली एम्पियर में होगा और ये वोल्ट में होगा। ठीक, तो देखो जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब इसका ग्राफ बनाया गया सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, है ना। तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, सेमीकंडक्टर बारे में अभी थोड़ा सा पढ़े थे ना कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा नहीं होते, है ना, शुरू में एट रूम टेम्परेचर। मगर जैसे ही उसको थर्मल एनर्जी मिलती है वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है ना। तो यहां भी इसी कारण से शुरू में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और बाद में जाकर थोड़ा कम होता है। ठीक, मगर जब इसकी पोलैरिटी चेंज करें, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला अलग लगा दें, तब ये बहुत ही अलग तरीके से दिखता है। क्या दिखता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर समय तक बढ़ता है पोलैरिटी चेंज करने पर और बाद में फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है। देखो करंट इधर और इधर भी है ना, करंट इधर नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला मतलब ये नहीं है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझ लो करंट का फ्लो का। और हमने पोलैरिटी चेंज करने का, ये पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दिया, है ना। जब चेंज किए तो आप लोग आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। मगर वैसा करने में पोलैरिटी चेंज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो सब चीज चेंज करने में हमें पता चलेगा कि करंट की वैल्यू कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है और अगर पोलैरिटी पहले जैसी हो तो कुछ अलग तरीके से। तो ऐसे में तो ओम्स लॉ यहाँ पे नहीं लग सकता, है ना। हम यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं डिफाइन कर पाएंगे, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हो गया सेकंड लिमिटेशन। देखो यहाँ पे O से A तक अलग गया ग्राफ, अब इधर भी तो ऐसे ही जाना था, है ना। कि ये क्या है, हमने बैटरी के तो कनेक्शन बस तो कुछ चेंज किया समझो, है ना। इन केस अभी एक कहानी समझ लो कि हमने बैटरी कनेक्शन ही तो चेंज किया, समझ लो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। मगर यहाँ पे बिल्कुल अलग ग्राफ दे रहा है, देखो OB अलग है और OA अलग है। ठीक, तो ये है लिमिटेशन। अभी के लिए तो ये समझो कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन सेमीकंडक्टर में है, मतलब हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। चलो एक और छोटा सा लिमिटेशन रिलेटेड टू समवॉट सेमीकंडक्टर ही है, वो देखते हैं। अब एक और थर्ड लिमिटेशन, आखिरी लिमिटेशन देखते हैं ओम्स लॉ का। लिमिटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग नहीं, ये लिमिट है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो एक देखते हैं, ये बोल रहा है व्हेन करंट मे हैव मोर देन वन वैल्यू एट गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की दो वैल्यू हो जाएगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस में ही दो वैल्यू हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये देखते हैं। अब ये भी एक्सपेरिमेंटली है और ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में से होता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसका नाम है थायरिस्टर।
थायरिस्टर में यूज होता है, थायरिस्टर में ऐसा देखा गया। ये थायरिस्टर क्या है ना, आप जानेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये समझ लो कि इसमें होता क्या है। थायरिस्टर क्या है, ये एक प्रकार का डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, आप देखेंगे इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मगर अभी ये समझ लो कि होता क्या है इसमें। हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन ग्राफ बनाने वाले हैं, मगर इस टाइम वोल्टेज को मैं देखता हूं एक्सिस वाई एक्सिस में, करंट को देखता हूं एक्स एक्सिस में। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर चेंज? क्योंकि मैंने अभी इसके पहले क्या बताया, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, सॉरी करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल था पहले, अब पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन करंट होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, जब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं तो पता चलता है कि ग्राफ कुछ समय तक, थायरिस्टर का कुछ समय तक लगभग कांस्टेंट जाता है, स्लोप कांस्टेंट जाता है। स्लोप कांस्टेंट जाने के बाद एक समय ऐसा आता है जिसे आप ये समझ लीजिए, एक समय ऐसा आता है ब्रेक डाउन, मतलब अचानक कुछ ऐसा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट कम होने लगता है, करंट की वैल्यू कम होने लगती है एक समय के बाद, और कम होने पर उसकी वैल्यू के बारे में देखो। अब कम होने पर उसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाती है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। देखो ग्राफ का होना आप समझ पाएंगे। देखो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, मान लो मैं यहां पे कोई इस पोटेंशियल पे, V1 पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जानना चाहूं, तो मुझे ये भी मिल सकती है, ठीक, ये मिलेगी है। और अगर मैं, चलो ये पॉइंट तो कुछ ऐसा हो गया कि तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि करंट की वैल्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ रही है। मगर एक पॉइंट आने पर पता चलता है कि और पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू एक बार बढ़कर फिर कम हो जाएगी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज ऑफ करंट, एक बार बढ़ भी रही है और एक बार कम भी हो रही है। It means that in such a way, in such condition और in such devices, या फिर बोल सकते हैं ऐसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक, ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे। तो कौन कौन सी तीन बातें हुई? पहला हुआ जब करंट हाई हो जाए तो हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, सेमीकंडक्टर कुछ डिवाइस है जहां पर पोलैरिटी चेंज हो, V की वैल्यू चेंज हो, V का पोलैरिटी चेंज हो, तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि ऐसे में बिल्कुल अलग बिहेव करता है करंट की वैल्यू बहुत ही अलग आती है ना, और ग्राफ भी अलग बनता है, वहां भी हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस भी होते हैं जहां पर पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट कुछ देर तक पड़ता है और उसके बाद फिर कम होने लगता है, तो ऐसे में भी हम लोग ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? इससे रिलेटेड आप लोगों को लिमिटेशन ही समझना है, क्योंकि इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब आप देखेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो अब देखते हैं लिमिटेशन के बेस में हम लोग सर्किट को दो भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत आसान है, जो सर्किट ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करे उसको हम लोग बोलेंगे ओमिक सर्किट, और जो सर्किट या जो कंडक्टर या मटेरियल ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे ना कर पाए उसको बोलेंगे नॉन ओमिक सर्किट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेटल्स एट लो वैल्यू ऑफ करंट, लो तो नहीं लिखना चाहिए, या फिर ऐसा लिखना नॉट एट हाई वैल्यू। जब हाई वैल्यू करंट जाएगी तो मेटल्स वो भी नॉन ओमिक बन जाएंगे, है ना। इसीलिए मेटल्स एट लो वैल्यू ऑफ करंट, और नॉन ओमिक में कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे एनी मेटल एट हाई करंट, मगर सेमीकंडक्टर तो ऑफ कोर्स एग्जांपल हो जाएंगे जो नॉन ओमिक सर्किट बनाएंगे, ठीक।
ओमिक सर्किट हमेशा क्या फॉलो करेगा कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रहेगा। और नॉन ओमिक सर्किट में फिर कैसे करेंगे? नॉन ओमिक सर्किट में देखो ये रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट होता है, तो एक ऐसा हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं जो चेंज हो सकता है। ये फिर क्या बात हुई, है ना? ये समझ लो, रेजिस्टेंस की जगह हम लोग बात कर रहे हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कैसे नाप सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज हुआ, छोटे आर से मान लो डिफाइन करें तो डेल वी अपॉन डेल आई, इसका मतलब हुआ V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ग्राफ में आप एक पॉइंट को V1 ले लो, एक पॉइंट को V2 ले लो, दोनों का डिफरेंस पता कर लो और करंट का भी डिफरेंस पता कर लो वहां पे, तो वहां पे कितना चेंज हुआ आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस पता चल जाएगा वहां का। ये बात समझ में? क्या डेफिनेशन हो सकता है ओमिक सर्किट का? स्ट्रिक्टली ओबेज ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? V अपॉन आई इज कांस्टेंट। और डू नॉट ओबे ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली, दिस विल कम इन नॉन ओमिक सर्किट। क्या ये बात समझ में आई? हल्की फुल्की बात है आज की, है ना? कि लिमिटेशंस, व्हाट आर द 3 लिमिटेशंस? फर्स्ट वन वाज द हाई करंट, दूसरा वाज सेमीकंडक्टर, थर्ड वाज ऑफ कोर्स द सेकंड वाज ड्यू टू द पोलैरिटी चेंज, एंड थर्ड वाज ड्यू टू द change in current, the values of current, once it was increasing, now it is decreasing when the potential is increasing. So according to that circuit भी दो प्रकार के देख लिए हमने, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओम्स लॉ, जैसा कि आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है? V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये बोलता है कांस्टेंट। बट अब हम लोग देखो इसमें V स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, I करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन होने के बाद भी, करंट का तो डायरेक्शन होता है भाई, करंट का डायरेक्शन होता है ना? इधर से उधर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जा रहा है, ये तो डायरेक्शन है, मगर फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 11वीं में आप लोग पढ़े हैं, है ना, कि वेक्टर एडिशन जो ओबे करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ये नहीं करता, करंट नहीं करता, है ना? देखना कि एक करंट ऐसा आ रहा, एक करंट ऐसा आ रहा, ऐसा आ रहा, यहां से आ रहा I1, यहां से आ रहा I2, तो ये हो जाएगा I3। वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये एंगल देखना पड़ता था कि कितने एंगल से आ रहा है ना, क्या डायरेक्शन से आ रहा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, उतने के हिसाब से I3 डिपेंड करता था, या टोटल I डिपेंड करता था, है ना? मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 5 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, तो हमको पता है कि I की वैल्यू 8 एम्पियर हो जाएगी। सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन है ये तो, है ना? तब जाकर हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी। और कई जगह ना ये एक प्रकार का ऐसा लिखा है, टेंसर क्वांटिटी, तीसरे प्रकार का एक क्वांटिटी समझ लेते हैं उसको, टेंसर, है ना? डायरेक्शन तो है मगर डोंट ओबेज वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करंट वेक्टर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी वेक्टर नहीं दिख रहा है हमको, तो हम लोग कैसे बनाए इसको वेक्टर फॉर्म में? बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने एक चीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ ली है, मैंने बताया था उसको, वो था करंट डेंसिटी। याद आ रही है वाली बात? करंट डेंसिटी का छोटी सी बात हमने पढ़ी थी जब ओम्स लॉ पढ़ने वाले थे, कि करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं, जो कि होता था I अपॉन ए। I अपॉन ए का मतलब था, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका लेंथ है L, ठीक? चलो L को हम लोगों की बात नहीं करना है L के बारे में, है ना? ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए बैटरी लगा के रखे हैं हमने, बैटरी जब लगा के रखे हैं
तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो हो रहा है, बोल रहे हैं हम लोग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसको हमने बोला था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक। ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सर कैसे वेक्टर क्वांटिटी बन गई? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एरिया को भी हम लोग वेक्टर ले सकते हैं। एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी, अभी तक तो हमने ये सोचा था, मगर एरिया को वेक्टर ले सकते हैं हम अगर उसका डायरेक्शन पता हो। एरिया वेक्टर के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था 11th क्लास में कि ये जो एरिया है, असल में क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका वेक्टर होगा नॉर्मल टू इट्स सरफेस, नॉर्मल टू इट्स सरफेस। हम इसका डायरेक्शन को मानते हैं ए कैप से। याद आ रहा है? ए कैप 11th याद आ गया होगा। 11th मत याद दिलाओ, है ना, 11th को कोई याद नहीं करना चाहता, मगर ये एरिया वेक्टर वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन होता है जो एरिया सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो सरफेस है उससे नॉर्मल उसका डायरेक्शन दिखाते हैं। और जो डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी मैंने गलत बोला, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमारा करंट डेंसिटी। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल देखो। मान लो एक ऐसा सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर आपने ऐसा लिया, ठीक, एरिया है ए, करंट फ्लो हो रहा है मान लो आई। अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सॉरी मैं यहां पे बना दिया, हाँ, करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक, आई, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है आपका, देखो सरफेस ऐसा है, उसके नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर, ये रहा उसका डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, करंट और एरिया वेक्टर का। तो आप कौन सा डायरेक्शन लोगे? उसका वही डायरेक्शन लोगे जो करंट की तरफ है, करंट की तरफ वाला डायरेक्शन लोगे। यानी कि देखो ए हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ में क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा, आप थीटा एंगल उस तरफ लोगे तो कॉस थीटा ले सकते हैं उसको, आप देखना रिजॉल्व करके कॉस थीटा आएगा। तो ये ए कॉस थीटा हमको लेना पड़ेगा, यानी कि यहां पे जे वेक्टर हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होने वाला है? जिस तरफ करंट बह रहा है उसी तरफ, मगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन में, उस कंपोनेंट के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्मूला बन गया आई अपॉन ए, सिंपल, ठीक। अब इसके थ्रू हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग, ये मिटाया जाए, इसके हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ जो कि है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? अच्छा, ओम्स लॉ जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं। जे वेक्टर यानी कि करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? समझ जाओगे तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये बात हो गई, ये सिंपल सी बात होगी करंट डेंसिटी से। अब ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? ओम्स लॉ बोल रहा है सिंपल सी बात कि V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो हम लोग इसको कैसे वेक्टर में चेंज करते हैं, देखना, मतलब हम लोग प्रूफ दिखाऊंगा मैं, मगर अभी देख लो, V को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे E वेक्टर में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट को हम लोग चेंज कर देंगे J वेक्टर में, यानी कि करंट डेंसिटी, और R को हम लोग चेंज कर देंगे रो में। तो यहां पर जिधर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर डायरेक्शन होने, सेम डायरेक्शन होने वाला है करंट डेंसिटी का। यानी कि अब हमारा वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी वेक्टर
इंटू रेजिस्टिविटी, ये बनेगा। कैसे बनेगा अभी समझते हैं, कैसे बनेगा अभी समझते हैं, मगर बनने ये वाला है ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। चलो देखते हैं कैसे। हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला जहां से डिराइव हुआ था, फिर वहीं चलते हैं। क्या बात आई थी कि V इज इक्वल टू M इंटू एल अपॉन V अपॉन आई इज इक्वल टू, है ना, यहां पे आया था V अपॉन आई इज इक्वल टू M इंटू एल अपॉन एन ई टाउ ए। इसको हमने ले लिया था क्या, रेजिस्टेंस ले लिया था। इसको हमने क्या ले लिया था, रेजिस्टेंस ले लिया था। चलो मैं आई को वापस इधर ले आता हूं जहां से आया था आई। ठीक, तो ये असल में बना कैसे था, फिर से एक बार बताता हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ये था लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बैटरी कनेक्टेड था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था V, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बह रहा था, I करंट बह रहा था। ठीक, अब इसमें से मैं एक और बात जो उस समय बताया था वो था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। ये E को हमने V में कन्वर्ट कर दिया था, है ना, याद आ रहा है। मैंने बोला था कि E का उतना महत्व नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मगर E का अब आपको वैल्यू हमने क्यों वहां से किया था ये देखते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड का था, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, अब देखो वापस आते हैं इधर, V, ये L को इधर ले आता हूं, V अपॉन एल इज इक्वल टू M अपॉन एन इंटू ई इंटू टाउ। अब ये A को इसके नीचे ले आता हूं, I अपॉन ए। कर सकता हूं इतना, एडजस्टमेंट कर लिया अपने हिसाब से। अब देखो ये और ये, इन दोनों की बात देखते हैं। ठीक, अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड चैप्टर की बात बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? ऐसा होता था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये बात। अब इधर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V तो है, हमने डिफाइन कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो V। ठीक, ये E वेक्टर अभी यहाँ पे है, और ये dr जो था वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस था। यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के बारे में मेटल एक कंडक्टर की बात हो रही है, तो मैं उसको लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यही हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या था, ये माइनस साइन था दैट इट डिनोट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है या जा रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, है ना। तो ये अभी मैं माइनस साइन को हटा सकता हूं क्योंकि वो आपके इसके डिफरेंस को बता रहा था जो कम हो रहा था। तो V अपॉन एल इज इक्वल टू ई वेक्टर। अब दूसरी बात, ई वेक्टर लिख देता हूं और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अभी अभी हमने पढ़ा करंट डेंसिटी, J वेक्टर, एरिया का वेक्टर ले लूंगा मैं वहां पे, है ना। तो वो मुझे करंट डेंसिटी देगा। अब देखो M अपॉन एन ई टाउ, M अपॉन एन ई टाउ के बारे में जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है कि M अपॉन एन ई टाउ आगे जाकर बन जाता था, M अपॉन एन ई टाउ आगे जाकर बन जाता था, अच्छा सॉरी यहाँ पे M अपॉन एन ई स्क्वायर था, है ना, ई स्क्वायर टाउ आगे जाकर बन जाता है हमारे लिए रो मतलब रेजिस्टिविटी, ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी, यानी कि ये बनेगा हमारा फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर। ठीक, अब एक ये समझ में आ गए वेक्टर फॉर्म में कैसे दिख सकता है। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के फॉर्म में, जिसमें मल्टीप्लाइड रहेगा हमारा रेजिस्टिविटी। हाँ, यहाँ पे ई स्क्वायर रहेगा ना, मेरी गलती हो गई थी, ई स्क्वायर रहेगा। तो रो डॉट जे इज इक्वल टू ई वेक्टर। अब अगली बात देखो, एक छोटी सी और बात बची, कितनी बात बचेगी सर? हाँ, ये भी बात बच गई है कि मान लो करंट डेंसिटी की वैल्यू पता करना है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू 1 अपॉन रो। ठीक, ये 1 अपॉन रो क्या होगा? देखो रो क्या था, रेजिस्टिविटी। ठीक, मतलब ये रेजिस्टिविटी ये बताती है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग द मटेरियल इज टू
टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। उसका 1/ρ मतलब उसका रेसिप्रोकल बताएगा कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग द मटेरियल इज टू लेट द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब देखो, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों है, ठीक। तो अच्छाई बुराई है तो अच्छाई के बारे में बात करेंगे, तो कितनी अच्छाई है उसमें, कितना अच्छा होने देता है वो, और बुराई कितना बुरा होने देता है। तो रेजिस्टिविटी को आप बुराई मान लो, और कंडक्टिविटी जो मैं अभी बोलने वाला हूं 1/ρ इज इक्वल टू वेक्टर जे इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सर ये तो पढ़ना नहीं, ये बहुत आसान सी चीज है। 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा, 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा, सीधी बात है। क्यों? रेजिस्टिविटी था, रुकावट पैदा करने की क्षमता किसी मटेरियल की, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। और करंट फ्लो होने देने की अपने अंदर से एक मटेरियल की क्षमता कंडक्टिविटी, दैट विल बी कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये भी हो जाएगा। मान लो कभी कंडक्टिविटी के फॉर्म में पूछता है कुछ, तो वहां पे डोंट गेट नर्वस, इट इज जस्ट 1/ρ। अंडरस्टूड दिस मच? सो वेक्टर फॉर्म में भी आता है, वी कैन डील विद इट। ओम्स। तो आज के क्लास में हमने समझा कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, और फिर जाना कि ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, और देखेंगे कि सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।